अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम CS 601 लेक्चर नंबर 71 से लेकर 61 से लेकर 75 तक टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरऑल जो है वो 65 तक टॉपिक्स को कवर कर लिया था, 60 या 70 तक। मैं आपको एक दफ़ा कंफर्म कर देता हूँ, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं तो ये माइंड से स्किप आउट हो जाता है। ओके 61 से लेकर 75 तक, इससे पहले हमने 60 टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे। आज हम 75 तक टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। जनाब, ब्लॉक कोडिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हम कोडिंग करते हैं, यानी कि ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके मुताबिक जो है वो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक को आप M कह देते हैं और दूसरे को आप N कह देते हैं। अब ब्लॉक कोडिंग के मुताबिक M जो होता है ना वो लेस देन होता है, यानी कि M जो है ये छोटा होता है किससे, N से। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं अपने हैंडआउट्स के मुताबिक या अपनी स्लाइड के मुताबिक कि N इज़ ग्रेटर देन M, या अगर आप दूसरी तरह लिखें तो ये होता है कि M इज़ लेस देन N। चूँकि कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आपके स्लाइड वाला ही प्रेफर करूँगा। N जो है वो छोटा है किससे, M से। तो ये आपके पास ब्लॉक कोडिंग है। अब देखो MB डिवाइडेड बाय MB रिकॉर्डिंग टेक्निक, इनकोडिंग टेक्निक्स, ये क्या करता है, ये इनकोड करता है टेक्निक्स को। क्या मतलब है इसका, क्या मुराद है इससे, वो आगे जाकर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, वी नीड रिडंडेंसी टू इंश्योर सिंक्रोनाइजेशन। हमें ना इसके अंदर रिडंडेंसी यानी बार बार एक ही बिट्स का, बार बार एक ही कोड्स का होना जो है वो हमें इसका सामना करना पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ती है, इंश्योर होते हैं। और ब्लैक कोडिंग जो है वो गिव अस रिडंडेंसी एंड इंप्रूव लाइन कोडिंग परफॉर्मेंस। ये लाइन कोडिंग की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। लाइन कोडिंग अभी आपको मैंने पढ़ाया, जहाँ पर फ्लो ऑफ डेटा एज इट इज़ आ रहा होता है, जैसे आपने डेटा को ट्रांसफर किया होता है। जिस तरह मैंने आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की एग्जांपल दी थी कि मैं आपको टेक्स्ट मैसेज सेंड करता हूँ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, यही सेम मैसेज आप तक आएगा। ये नहीं होगा कि एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ या ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड, या ये नहीं हो सकता वर्ल्ड एजुकेशन ऑफ। तो ये वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन ही आप तक आएगा, क्योंकि ये लाइन कोडिंग परफॉर्मेंस के थ्रू डेटा को सेंड कर रहा होगा। ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं पहले, यहाँ पे देखें। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो सकता है, देखें इसके अंदर ना कुछ ब्लॉक्स हैं हमारे पास, जिस तरह भी हमने पीछे बात की है कि ब्लॉक कोडिंग के अंदर ये देखो, यहाँ पे M बिट्स, यानी ये M है, ये भी M है, ये भी M है। ये डेटा सबमिट करेगा, यानी कि ये बिल्कुल वो समझ लें वो डिवाइस है जिसने डेटा को सबमिट करना है। ये N बिट्स हैं। तो ये जो M होता है ना, अकॉर्डिंग टू ब्लॉक कोडिंग, ये जो M होता है ये लेस देन है। देखिए यहाँ पे 000, यहाँ पे देखो 00, ये यहाँ पे ज़्यादा बिट्स है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि M इज़ लेस देन N, कि N की वैल्यू लेस देन है M से। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे भी आप खुद बता रहे हैं, ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और आप इसको ये समझ लें कि MB कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और NB कौन सा है, ये वाला। और ये वो सब्स्टिट्यूशन डिवाइसेस हैं, यानी ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ये डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ बिट्स आ रहा है। ठीक है, तो और ये रिडंडेंट बिट्स हैं, यानी कि जो रिडंडेंसी है, और ये रिडंडेंसी का मतलब होता है कि दोबारा बिट्स आ रही हैं, इसी वजह से जो हमारे पास N की वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ये शो करता है। तो इसको हम कहते हैं जी ब्लॉक कोडिंग। मेक श्योर कि आपको समझ आई होगी। अब दोबारा आपकी तमाम स्लाइड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, यूज़ ब्लॉक कोडिंग 4B डिवाइडेड बाई 5B विद NRZ1 लाइन कोडिंग। इसमें क्या मतलब है इसका मतलब ये होता है कि अब आपके पास डिवाइस है, ये इन कोडिंग डिवाइसेस नेम्स हैं। ये देखें, ये है, ये सेंडर एक साथ है, NRZ1 ये इनकोडिंग है, ये बेसिकली आपके सिग्नल्स हैं, ये दोबारा डिवाइस है, और ये डिवाइस और फिर रिसीवर है। यहाँ पे थोड़ा ज़रा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसको गौर से अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर अटैच है इस डिवाइस के साथ, ये डिवाइस अटैच है इसके साथ, यानी कि किस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, इसके पीछे बहुत जो है वो डिवाइसेस अटैच होती हैं। बहुत जगह से डेटा गुजर के रिसीवर और सेंडर तक आ रहा होता है, और ये डिवाइसेस होते हैं, यानी ये तमाम डिवाइसेस अटैच होती हैं सिग्नल्स के साथ, जिसने डेटा को कैरी करके आगे सेंड करना होता है। तो ये आपको तमाम खाका तस्वीरी यही बता रहा है कि इस तरह से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन। ठीक है, आगे देखें तो ये आपके पास क्या है जी। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि अगर 2 की पावर 4 होगी ना, तो टोटल आपके पास 16 बिट्स आएंगी। देखें, मतलब इसका ये है कि 1 2 3 4 कितने जीरोज़ हैं आपके पास, फर्ज कीजिए 1 2 3 और 4। इसकी जो टोटल लेंथ है ना, ये वाली, आपने इसको 2, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में डेटा सेंड होगा, तो आपने बस इस बात को याद रखना है कि जब भी डेटा बाइनरी फॉर्म में सेंड होगा, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2, आप करें 2 की पावर कितनी है, देखें बिट्स 1 2 3 और 4, तो आप 4 ले लें आपके पास टोटल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2।
तो देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो यहाँ पे इसका जो जवाब आएगा वो 16 आ जाएगा इस तरह से। अब अगर देखें 1 1 1 1 0 कितनी पावर है 1 1 1 0 और 0, फर्ज करें ये है बिट्स देखें 1 2 3 4 और 5 बिट्स हैं, इसका मतलब 2 की पावर 5। तो टोटल कितनी बिट्स होनी चाहिए 32 ग्रुप्स इसके बनने चाहिए। सिंपल, इसको एमसीक्यूज के हवाले से बस आपने ये याद रखना है। इस तरह करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इसमें क्यू फॉर क्वाइट है, आई फॉर आइडल है, एच फॉर होल्ट है। पेपर में ये इतना ज़्यादा नहीं आता होता, लेकिन सिंपल ये एक स्टैंडर्ड नेम्स हैं जो कि आपको बता रहा है कि ये मैपिंग कोड्स हैं, यानी कि मैप कोड इस तरह से वर्क कर रहा होता है। ठीक है, उसके आगे आप आएँ तो दोबारा से आपकी वो स्लाइड बार बार एक्सप्लेन करने का मतलब है कि ये आपको बता रहा है कि ये ब्लॉक कोडिंग ही चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, पहली एग्जांपल है आपके पास, जिस एग्जांपल के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि वो नीड टू सेंड डेटा, हमने डेटा को सेंड करना है 1 MB के स्पीड के रेट से। ओके, आपने डेटा को सेंड करना है जी 1 MB स्पीड से। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ को मालूम करना है यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ 4B डिवाइडेड बाई 5B। अभी आप पीछे कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ के आए हैं वो, और नॉन आर यानी नॉन रिटर्न टू 0 1 और मैनचेस्टर इनकोडिंग के जरिए। देखिए जी क्या मतलब है इसका, देखिए NRZ1 ये n/2 के बराबर होता है। ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। इसके फार्मूले आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करके बताए हुए हैं। देखिए डेटा रेट कितना है, यहाँ पे डेटा जो रेट है वो 1 MB पर सेकेंड है, तो ये 1 MB पर सेकेंड आ गया। 4B डिवाइड बाई 5B ब्लॉक कोडिंग, ये किसके बराबर है, देखो 1 MB पर सेकेंड डेटा होता है ना, तो 1 MB के अंदर कितने जो है वो होते हैं, देखिए 1000। वैसे ये स्टैंडर्ड नहीं है 1000, लेकिन 1024 स्टैंडर्ड है, लेकिन हम 24 को इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज़ को 24 को अगर आप इग्नोर कर देना तो देखिए 1000 आ गया। तो यहाँ पे आप बिट्स को चेक करें 1 फिर 2 फिर 3 और 4, तो देखिए 2 की पावर 4 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बिट्स कितनी है, ये 4 का ग्रुप है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे वो 16 होंगे, क्योंकि 2 की पावर कितनी आ रही है 4 बिट ग्रुप आ रहा है हमारे पास। ये बात आपने इस तरह से याद रखनी है। सिंपल 1.25 है जी, 1.25 को आप डिवाइड करें 2 के साथ, क्योंकि 4 बिट्स हैं और टोटल 5 बिट्स हैं, ये वाली 4/5। इनको अगर आप डिवाइड करें, यानी कि इनको आप एक दूसरे के साथ करेंगे तो 1.25 आएगा। इसको इसके साथ 2 के साथ जो है वो, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स है ना ये वाली, n के साथ डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 आपका फार्मूले का है, तो आपके पास किलो हर्ट्ज के अंदर जवाब आएगा। MB यानी मेगा बिट्स पर सेकंड से आपने डिवाइड करना है केबीज़ के अंदर या किलो हर्ट्ज के अंदर, तो आपको इसका इस तरह से जो है वो जवाब मिल जाएगा। कन्वर्जन का तरीका क्या होता है, देखें ये सिंक्रोनाइजेशन का जवाब जो है वो साइन है, इसको याद रखिएगा। साइन बिट WB यानी कि BW बिट्स जो है वो, और ये NRZ और कंपोनेंट। बहरहाल इसको स्किप कर दें, इंशाल्लाह पेपर में जो है वो ये चीज़ें आपकी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन पेपर के अंदर ये एग्जाम्पल ज़रूर पूछी जाएगी, जो कि आपने ये वाला जो सोल्यूशन है ना इसको याद रखना है, दिस वन। ठीक है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनको आपने बस जो है वो याद रखना है, इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट पर आप आए तो नेक्स्ट पे इसी एग्जाम्पल का तस्वीरी खाका आपको दिखा रहा है। देखें यहाँ पे भी कितनी है 4 बिट कोड है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट पर अगर आप आएँ तो अब 8 बिट डिवाइड बाई 10 है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये n है ना, अब देखो m यहाँ पे क्या है, m हमेशा छोटा होगा, तो m क्या है यहाँ पे देखो 8 है, m इक्वल्स टू 8 इसने बल्कि लिखा हुआ भी है, और n इक्वल टू 10। देखें अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इस तरह आपको कह रहा है कि अगर 5 और 6 हो तो 5 और 6 में क्या हो सकता है, सिंपल एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि m 5 होगा, 6 जो होगा n होगा, क्योंकि n की वैल्यू ज़्यादा है ड्यू टू रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है कि बिट्स बार बार आती जा रही हैं। अच्छा जी, आगे हम आते हैं स्क्रैम्बलिंग के ऊपर, जो कि तीसरा हमारे पास था, जो कि हमने ये बात देखी थी या ये बात हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी कि इसके लिए हमारे पास जो है वो डेटा यानी लाइन कोडिंग मस्ट थी, लेकिन ये ऑप्शनल थे दोनों चीज़ें। तो स्क्रैम्बलिंग क्या होती है, ये बाय फेस स्कीम होती है, यानी कि ये लैन डू नॉट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये लैन के साथ काम करता है। और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एंड द लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स कि आप एक बिल्डिंग तक रह सकते हैं, आप एक 2 बिल्डिंग तक रह सकते हैं, 1 से 2 से ज़्यादा जो है वो नहीं काम कर सकते। लाइक जिस तरह ब्लूटूथ होती है, आपका हॉटस्पॉट होता है, इस तरह से। ठीक है, ब्लॉक कोडिंग प्लस नॉन रिटर्न टू 0 1 सॉल्व सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज, ये सिंक्रोनियस इश्यूज को जो है वो करता है। बट लेकिन डीसी कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली ये आपके पास जो डेटा होता है ना, मतलब कि ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आप आगे जाकर फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मतलब आगे से मुराद है जो फाइनल टर्म आएगा उसके अंदर इसका डिटेल से कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी आपको ये बता रहा है कि जो डीसी कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनका काम ये होता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हमारे पार्ट के अंदर होते हैं जिन्होंने बाय फेज या बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने कन्वर्जन होना होता है।
बस ये बात याद रख लें कि जो डेटा आप तक आ रहा है या जो डेटा मुझ तक पहुंच रहा है बाय यूजिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस, वो सब बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर आएगा, ठीक है। और बायपोलर के अंदर यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक नैरो बैंडविड्थ होती है, यानी कि नैरो बैंडविड्थ से मुराद ये होती है कि हमारे पास कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। और लॉन्ग सीरीज जो है वो जीरोज होते हैं, यानी कि इसमें जो हमारे पास सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा डेटा। तो इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक जो फंक्शनैलिटी आती है ना, वो ये होती है कि हमारे पास डीसी कंपोनेंट्स हैं और इसमें जो हमारे पास रिडंडेंसी आ रही है, लॉन्ग सीरीज जो है वो जीरोज की आ रही हैं। तो ये लॉन्ग सीरीज ऑफ जीरोज आपने याद रखनी है। डीसी कंपोनेंट का जरा डिटेल से कॉन्सेप्ट समझ लें जनाब। डीसी कंपोनेंट का मतलब होता है कि सिग्नल क्रिएट वेरी लो फ्रीक्वेंसी when the voltage level in a digital signal is constant for a while। देखें बेसिकली मेरा सिर्फ इंग्लिश में बताने का मकसद आपको ये था कि अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मीन बाय द डीसी कंपोनेंट, देन यू शुड राइट सिग्नल्स क्रिएट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। डीसी कंपोनेंट के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, जब वोल्टेज लेवल जो डिजिटल सिग्नल का कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट वे में डेटा आ रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। फ्रीक्वेंसी किस तरह मेजर की जाती है वो ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं। आई रिपीट इट अगेन कॉन्सेप्ट। तो देखो इस तरह से ये इसकी फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे आप इसको चेक किस तरह करते हो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो है, ये पीक पे चलेगी, ये उससे ज़्यादा हाई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। तो इस तरह ग्राफ हमारा फ्रीक्वेंसी का जो है वो ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब डीसी कंपोनेंट है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, उसके आगे देखें तो स्क्रीन नीड टू इंसर्ट द रिक्वायर्ड पल्सेस बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्क्रैम्बलिंग रूल्स। सिस्टम क्या करता है, इसका ज़रूरत होती है कि इंसर्ट करें जी रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास पल्सेस हैं। पल्सेस हम कहते हैं डेटा रेट को। देखो ये आपके पास है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं, यानी देखें ये है वायोलेटेड डिजिटल सिग्नल, नंबर ऑफ पल्सेस यहाँ पे आएंगे आपके पास। अब ये डिवाइस है एक और एक ये डिवाइस है, यहाँ पे रिसीवर है, यहाँ पे सेंडर है। सेंडर ने डेटा सेंड करना है, डेटा जाएगा जी यहाँ से, यानी डेटा कहाँ जाएगा, डेटा मूव करेगा यहाँ से। अब यहाँ से डेटा मूव करेगा इस डिवाइस के पास, इस डिवाइस से आगे यहाँ पे जाएगा, यहाँ से डेटा इधर जाएगा और देन आपके पास रिसीवर के पास आएगा। देखिए अब ये काम क्या करता है, ये आपके पल्सेस को देखता है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ये उन चीज़ों को तमाम चीज़ों को मेजरमेंट करता है। इसको हम कहते हैं वायोलेटेड डिजिटल सिग्नल्स, कि ये वायोलेट कर रहा है सिग्नल को, क्योंकि 0 और 1 डिजिटल हो सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस जो है वो, नंबर ऑफ बिट्स ऑफ जीरो जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो में आने चाहिए। तो ये आपके पास स्क्रैम्बलिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे आप देखें तो टेक्निक्स है हमारे पास कुछ, इनके नेम याद रखिएगा। दो कॉमन स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स हैं जो कि B8ZS है और दूसरी हमारे पास BHDB3 है। ये नेम आपने याद रखने हैं। बायपोलर 8Z यानी ये सब्स्टिट्यूशन है किसके अंदर, B8ZS के, B फॉर बायपोलर विद एक बेसिक एक्स्ट्रा वर्ड है 8 जीरोज सब्स्टिट्यूशन। अब देखें इसमें क्या फ़र्क होता है, ये जो है ना इसका मतलब है बायपोलर में 8 जीरोस का होना ज़रूरी है। देखिए फ़र्ज़ कीजिए बायपोलर है और 8 जीरो 1 2 3, अभी करते करते 8, क्योंकि ये डेटा कंप्यूटर पे लिखना ज़रा मुश्किल होता है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, तो सिंपल मैं आपके यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। देखें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 8 जीरोस का होना ज़रूरी है। सिर्फ सिंपल इतनी सी बात को मेरी याद तो रख लें। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बायपोलर 8 जीरोज़ हैं। हाई डेंसिटी बायपोलर 3 जीरोज़, यानी कि दूसरी है HD यानी हाई डेंसिटी बायपोलर, और 3 का मतलब 3 जीरोज़ होने चाहिए, 1 2 3। तो ये आपके पास इसकी पहचान है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपने इसी कॉन्सेप्ट को लिख देना जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर आप आगे आएँ तो ये वो सिंपल बता रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को एक दफ़ा खुद से देख लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास नया टॉपिक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। इसमें हमने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है डेटा, ठीक है। अब इसमें दो तरह की टेक्निक्स है, वही पुल्स कोड और मॉड्यूलेशन PCM और डेटा मॉड्यूलेशन DM। याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है और डेल्टा मॉड्यूलेशन की D और M होती है। अब देखें इसमें सबसे पहले आपको PCM यानी पुल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में बता रहा है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सैम्पलिंग है, क्वांटिजिंग है और आखिर में इनकोडिंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके मिड टर्म के हवाले से एज वेल एज आपके जो है वो फाइनल टर्म के हवाले से। लेकिन ये क्वांटिसाइज डेटा का मतलब क्या होता है, ये सिग्नल की रेट को यानी सिग्नल्स को मेजर करता है। इनकोडिंग का मतलब है कि आपके सिग्नल को इनकोड करेगा और सैम्पलिंग का मतलब है कि आपको सैंपल्स यानी कि टाइम पीरियड के सैंपल्स को भेजा जाएगा। इसको फर्दर एक्सप्लेन करेगा सैम्पलिंग, क्वांटिजेशन या क्वांटिनाइजेशन और आखिर में इनकोडिंग है। सबसे पहले सैम्पलिंग की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे
आइडियल सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या होती है, ये पुल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, यानी कि आपको ये बताया जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करूँ आपके लिए तो ओके, हम इस चीज़ को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, सैम्पलिंग के अंदर अगर ये रुक जाए कहीं तो हम इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लो ही कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए सैम्पलिंग के अंदर ना ये आपका डेटा आना स्टार्ट हुआ, ये आपके पास टाइम लाइन है। आपने देखना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना डेटा आ रहा है, इतने टाइम में इतना हो गया। यहाँ पे देखिए आहिस्ता 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 पीक पे जा रहा है, फिर पीक पे, लेकिन फिर लो होना शुरू हो गया, फिर बिल्कुल लो हो गया टाइम से, और आहिस्ता 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 फिर से पीक पे। तो ये बेसिकली आपके पास सैम्पलिंग है कि सैंपल दिया जा रहा है, डेटा कैसे आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या उसकी एवरेज है, क्या स्पीड पर सेकंड के लिहाज से है। तो ये हम कहते हैं इस चीज़ को 3 डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स हैं। ये देखें, अब ये आपको बता रहा है डेटा किस तरह आ रहा है। अब ये जो है डिजिटल है, यहाँ पे चेकआउट करें तो ये देखिए यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में सिग्नल बने हुए हैं, लेकिन ये एनालॉग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये इसने ब्लू वाली लाइन की हुई है, जो मैंने हाईलाइट आपके लिए की है, ये ब्लू वाली लाइन को बता रहा है ये डिजिटल है, सॉरी एनालॉग है। बाकी ये जो आपको फॉर्म इस तरह की दिखा रहा है ना, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से, ये आपके पास डिजिटल फॉर्म में डेटा होता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, इस तरह से डेटा जो है वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म का कहलाता है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट पे अगर स्लाइड पे मूव करेंगे तो नेक्स्ट पे आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट पे आपके पास न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग रेट है। ये आपने याद रखना है फार्मूला, इसमें एफ ऑफ एस यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एस यानी सैम्पलिंग की 2f के बराबर होती है। अब देखें 2f का मतलब या क्या यहाँ पे है कि 4f यानी टाइम्स ऑफ न्यूक्विस्ट रेट। 2f का मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्विस्ट का रेट आएगा, और f अगर खाली होगा तो वो 1/2 द न्यूक्विस्ट रेट आएगा, यानी कि हाफ इसके ऊपर बात करेगा। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या इसका मतलब है, यानी न्यूक्विस्ट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि ये आपको जो ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इसकी हाफ है, यानी 2f है। 4f देखें, यानी कि देखें 1 और 2, यहाँ से सिग्नल ने दोबारा रिपीट करना शुरू करना है अपने आप को। तो ये 2 है, देखें 1 और फिर 2, 1 और फिर 2, फिर 1 और फिर 2। अब ये देखें ये 4 न्यूक्विस्ट है, यानी कि 4 का मतलब है कि यहाँ पे हमने डॉट्स 4 लगाने हैं, 1 2 3 और 4। तो देखें ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 1। यहाँ से सिग्नल दोबारा रिपीट होगा, ये दोबारा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ से देखें सिग्नल दोबारा रिपीट होगा 1 2 और 3 और 4। तो इस तरह से वर्किंग आपने जो है वो करनी होती है। इस चीज़ को हम कहते हैं जी सैम्पलिंग न्यूक्विस्ट रेट्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पे अगर आप बात करें तो पीसीएम जनाब, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है। पीसीएम स्टैंड फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है। इसके अंदर हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, सैम्पलिंग, क्वांटिजेशन और उसके बाद इनकोडिंग। नेक्स्ट के ऊपर आए तो कंपोनेंट्स हमारे पास पीसीएम के, वही बार बार एक्सप्लेन कर रहा है जी। अच्छा जी, क्वांटिनाइजेशन का मतलब क्या होता है या क्वांटिजेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास सीरीज होते हैं पल्सेस के विद एम्पलीट्यूड वैल्यूज, मीन एंड द मैक्सिमम सिग्नल वैल्यू, यानी कि आपको ये बताता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान एक एवरेज कितना है, वो आपको कौन बताता है, वो आपको ये क्वांटिजेशन बताता है या क्वांटिनाइजेशन बताता है। अब इसके अंदर ये देखना होता है कि इनफाइनाइट हो सकते हैं और ये नॉन इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर यानी कि पॉइंट में भी हो सकता है आंसर, और आपको ये इंटीजर की फॉर्म में भी आंसर देखने को दिया जा सकता है। ये देखें यहाँ पे 1.22 1.50 2.34, ये क्या है, ये फ्लोट नंबर है, ये पॉइंट के अंदर आ रहा है ना। तो अब इसमें देखें आपको बता रहा है कि एक एवरेज कितनी है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, उसकी एक एवरेज आपको बताई जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसके आगे हम आते हैं तो हमारे पास ओके डी कोडिंग है जनाब। अब सिग्नल पहुंच गया, सिग्नल को डी कोड भी तो होना है ना, तो डी कोडिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा मॉड्यूलेशन, यानी कि ये एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टेक्निक है। डेल्टा मॉड्यूलेशन एक सिंपलर टेक्निक है, यानी पीसीएम एक कम्प्लेक्स है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट आपका। पीसीएम अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। देखें पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो उसको आगे आपने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसकी फर्दर 3 टाइप्स थी, ये कम्प्लेक्स टेक्निक है, जबकि डेल्टा मॉड्यूलेशन यानी डीएम एक सिंपलर टेक्निक है। अब पीसीएम क्या करता है, ये वैल्यू को फाइंड करता है एम्पलीट्यूड की और सैंपल्स की, और इसके अंदर कोई कोड वर्ड्स जो है वो नहीं होते हैं। अब डेल्टा मॉड्यूलेशन में सिंपल यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि 0101 यानी कि कोई कोड वर्ड यानी कि बिट्स की फॉर्म में डेटा को सेंड किया जाता है। और ये बड़ा सिंपल सा काम है कि आप यहाँ से सेंड आउट करें डेटा, तो देखना विद रिस्पेक्ट टाइम ये इंक्रीज हो रहा है और एट द एंड ये क्या कर रहा है, डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी डेटा मेजरमेंट की स्पीड को मेजर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पे देखें तो डेल्टा मॉड्यूलेशन दोबारा आपको बता रहा है। यहाँ पे देखिए ये प्रैक्टिकल काम कैसे करता है
इसके अंदर अच्छा हम डेल्टा को डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा के जरिए डिनोट करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है ये कंपेरेटर है, ये फर्दर इसे डिवाइस अटैच और फर्दर डेटा को सेंड करेगा। यानी कि यहाँ पे ये होता है कि डिजिटल फॉर्म में डेटा आया और एनालॉग फॉर्म में चला गया। जिस तरह मेरी आवाज़ मैं पर्सनली अपने घर में डिजिटल फॉर्म में बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो ये डिजिटल जो है वो एनालॉग फॉर्म नहीं है। मेरी आवाज़ मेरे घर में एनालॉग है और आप तक जो पहुँच रही है वो डिजिटल है, क्योंकि आप बाय यूजिंग द कंप्यूटर सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की बात आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बताई जा रही है। नेक्स्ट पर आप आए तो डेल्टा डी मॉड्यूलेशन है, जहाँ डेल्टा डी मॉड्यूलेशन का मतलब वही बात कि आपने इसको डी मॉड्यूल करना है, आपने इसको फिक्स करना है, आपने तमाम तर एरर्स को, तमाम तर डेटा को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र करना है। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि डी मॉड्यूलेशन में और मॉड्यूलेशन में फ़र्क ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है इसका। यहाँ पे ना एनालॉग जो सिग्नल है ये ट्रांसमिट होगा और रिसीव आप जो करेंगे वो डिजिटल करेंगे। ये किसमें है, ये इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन है, ठीक है। मॉड्यूलेशन में एनालॉग सिग्नल है, रिसीविंग जो होगा वो डिजिटल होगा। लेकिन अगर डी मॉड्यूलेशन है तो वो ये हिसाब सारा उल्टा हो जाएगा आपका। देखें डी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे डिजिटल डेटा है और एनालॉग में होगा, किसमें, डी मॉड्यूलेशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। आगे हम आते हैं ट्रांसमिशन मोड्स के ऊपर जनाब। ट्रांसमिशन मोड का मतलब वायरिंग और डेटा स्ट्रीम, यानी कि दो तरह से हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बाय यूजिंग वायर्स, बाय यूजिंग सिग्नल्स, ठीक है। अब पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन हमारे पास अवेलेबल होती है। अब डेटा ट्रांसमिशन में वही बात आपको बता रहा है कि पैरेलल और सीरियल, ये नया टॉपिक है। सीरियल के अंदर हम फर्दर चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है आसिंक्रोनियस और एक होता है सिंक्रोनियस और एक होता है आइसिंक्रोनियस या आइसोसिंक्रोनियस। अब इसमें देखिए पैरेलल ट्रांसमिशन होती है, बाइनरी डेटा इसमें 1-0 की फॉर्म में होता है और इसमें हम n बिट्स तक जा सकते हैं। n बिट्स बेसिकली हमारे पास टाइम है इंस्टेड ऑफ जस्ट 1, यानी n हमारे पास वायर्स हैं और इसको n बिट्स ही चाहिए। यानी कि इसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि पैरेलल है ना, ये देखें पैरेलल का कुछ अगर मैं आपको डेटा बना के दिखाऊँ तो ये इस तरह से होता है। यहाँ पे ना मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं और यहाँ पे रिसीविंग है। तो ये अगर डेटा सेंड करा तो ये 1 बिट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं। तो अगर n है तो इसको n ही लाइन्स चाहिए, ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे मैं आपको इसकी डायग्राम अगर आगे बनी हुई आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 0, 1, देखें जितनी बिट्स हैं उतनी लाइंस हैं। तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन है, ठीक है। अब सीरियल ट्रांसमिशन में सिर्फ एक ही, और ये इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है इसका और इसको अफोर्ड करना बड़ा आसान है, इसको मैनेजेबल करना ईजी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास है, यानी n, अगर n भी होंगे तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन चैनल हमें चाहिए होगा, हमें एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं चाहिए। अब इसमें देखिए क्या है, ये देखें वो नीड सिर्फ 1, जितने मर्जी डेटा है। अब यहाँ पर इसकी तरतीब यही रहेगी 0, 1, 1, 0। अब देखें 0, 1, 1, 0, 0। अब रिसीव भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये बाय यूजिंग 1 चैनल जो है वो काम करेगा और एक ही चैनल के थ्रू इसको जो है वो सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट पर आप आएँ, वही आसिंक्रोनियस के बारे में आपको बता रहा है कि आसिंक्रोनियस के अंदर क्या होता है जी। आसिंक्रोनियस के अंदर हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ये आप आगे जाकर फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो है एडवांटेजेस याद रखने हैं कि इसके अंदर ना हमारे पास जो होती है ना कॉस्ट, वो होती है चीप। लेकिन ये चीप होने के साथ साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो काम करता है। और इसको भी याद रखिएगा कि इसके अंदर आपने ये देखना होता है कि जो लास्ट बिट है ना, जिस तरह देखो 0 है तो अगली बिट 1 होनी चाहिए, फिर 0, फिर 1, फिर 0, यानी कि जो यहाँ पे लास्ट बिट है ना वो अगले के साथ नहीं होनी चाहिए। अब ये आपको क्या बता रहा है, ये स्टॉप बिट है, 1 एक स्टॉप बिट है और ये जो 0 है ये स्टार्ट बिट है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इन केस ऑफ आसिंक्रोनियस 0 बेसिकली इज द स्टार्ट बिट एंड 1 बेसिकली इज द स्टॉप बिट। ये सारी बातों को आपने अपने माइंड में रखना, भूलना नहीं है। नेक्स्ट पे आए, सीरियल ट्रांसमिशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक इसमें n यानी कि हमारे पास होता है एक चैनल और उसी के जरिए हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। आइसिंक्रोनियस के अंदर हमारे पास रियल ऑडियो और वीडियो होती है और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ करेक्टर्स होते हैं जो कि इनफ होते हैं और इंटायर स्ट्रीम होती है सिंक्रोनाइज की। और आइसिंक्रोनियस जो ये गारंटी होता है फिक्स डेटा रेट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आइसिंक्रोनियस गारंटी देता है जनाब फिक्स डेटा रेट की। तो यहाँ तक आपके 61 to 75 लेक्चर्स जो हैं यानी 75 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।